एसएस सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है, और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी, और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से। हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली, 25 लाख वोट फर्जी, 25 लाख सरकार चोरी की, वोटों की चोरी की। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बताएं मुझे। आपके अधिकार कमजोर होते हैं। ये संविधान जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े, जिसके लिए मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए, उस संविधान को कमजोर करने की बात है। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं, और एक नई सरकार लाने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जो आपका सम्मान करती है, जो महिलाओं के लिए काम करती है, जो इनका इस्तेमाल नहीं करती अपने वोट के लिए, अपनी सत्ता के लिए, जो आपको फुसलाने का, आपको झूठ बोलने का काम नहीं करती। एक ऐसी सरकार लाओ जिसे वोट चोरी करने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से हमारा देश आजाद हुआ, सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ी शक्ति आपको वोट की मिली। ये वही शक्ति है जिससे नेता कांपते हैं। मैं नेता हूं, मैं बता रही हूं आपको, मैं जानती हूं चुनाव का समय आता है, सब चौकन्ने हो जाते हैं, सब जाग जाते हैं कि भैया चलो पब्लिक के सामने हाथ जोड़ो और पब्लिक से मांगो वोट। है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शक्ति पब्लिक के हाथों में है, शक्ति आपके हाथों में है। जानते हैं हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमें निकाल देगी, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो एहसास है ना, ये जो भाजपा के नेता हैं, ये इनके मन में नहीं है ये एहसास, ये भूल गए हैं ये बात। क्योंकि इन्होंने चुनाव के समय हमेशा आपका ध्यान भटकाने का काम किया है। मैं यूपी में फिरोजाबाद में एक महिला के घर गई, ऐसे ही मोहल्ले में मैं गई थी, महिला के घर चली गई। आप सुनो बहन, ये जरूरी बात है आपके लिए। उसके घर गई, वो कांच की चूड़ियों का काम करती थी, तो कांच की चूड़ियां पड़ी थी, बना रही थी, सेक रही थी उनको। मैंने पूछा, ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे थे। तो मैंने कहा, बहन पाठशाला नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते?
दिन में घर पे है। कहती है नहीं यहाँ कोई पाठशाला नहीं है ठीक ढंग का। फिरोजाबाद के बाहर का गांव है, शहर की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है, पाठशाला नहीं है। फिर मैंने पूछा पानी आता है? कहती है टूटी लगी थी यहाँ गली में, पानी नहीं आता। फिर मैंने पूछा बिजली? कहती है खंबा लगा था कुछ सालों पहले, बिजली नहीं आती, 1-2 घंटे आ जाती है, उसी में काम चला लेते हैं। मैंने पूछा कि भाई विधायक को फिर से जुटाओगी? कौन सी पार्टी का है? कहा भाजपा का है। मैंने कहा फिर से जिताओगी? कहती है फिर से जिताऊंगी। मैंने पूछा क्यों? कहती है क्योंकि ये ना भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं ये हमारे घर आए थे, हमारे साथ प्रार्थना की, हमारे साथ दुर्दुरिया किया और हमसे शपथ खिलवाए हैं कि हम धर्म के नाम पर इनको वोट देंगे। समझ रहे हैं आप बात? काम पे नहीं, न पानी था, न बिजली था, न पाठशाला था, कुछ नहीं था। इतने सालों से उस विधायक ने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उसको यह एहसास था कि चुनाव के समय में जाऊंगा, धर्म की बात करूंगा, जज्बातों की बात करूंगा, मुझे वोट मिल जाएगा। तो क्या हुआ, उसकी आदत बिगड़ गई। छोटे से बच्चे की आदत बिगड़ जाती है माता जी, है कि नहीं? अगर बच्चे को टोको नहीं, उसको समझाओ नहीं, आदत बिगड़ जाती है। इसीलिए हम जो माँ हैं, हम बच्चों को टोकते हैं, कुछ गलत काम कर लिया डांटते हैं कि सीखे, कि दोबारा ना करे इसे। तो उसी तरह से एक समय में जनता टोकती थी, डांटती थी। मैंने खुद देखा है, अपने पिताजी के साथ देखा है। मैं कल सभा में बता रही थी, 10 साल की थी या 12 साल की थी, पिताजी के पीछे पीछे अमेठी में थी, गांव चली गई, ऐसे कस के डांटा उनको। एक महिला ने कस के डांटा कि तुम राजीव भैया तो हो हमारे, अच्छे लगते हो हमें, प्रधानमंत्री होगे, लेकिन हमारे यहाँ आपने बोला था नल लगाओगे, नल नहीं लगाया अभी तक, हम दोबारा वोट नहीं देंगे आपको। समझे आप? देश के प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, गांव में गए, गांव की महिला ने डांट दिया, बेझिझक, डरी नहीं वो। जैसे आजकल सबको डरना पड़ता है, अपने अधिकार मांगते हो डरना पड़ता है, पुलिस पीटेगी, प्रशासन बंद कर देगा, वो जमाना नहीं था। यहां की हमारे देश की जो राजनीति है उसकी नींव महात्मा गांधी जी ने डाली थी, उसमें जनता सर्वोपरि है। आज भाजपा का एक से एक नेता भूल चुका है। जो गांव में है वो लूट रहा है, धमका रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। जो शहर में है वही काम कर रहा है, माफिया बने बैठा है। और जो दिल्ली में है वो सिर्फ अपनी आवाज सुनना चाहते हैं, सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी शादियों में जाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, कभी आपके गांव ना आएंगे, कभी आपकी परिस्थिति, आपके हालात पूछेंगे, कभी नहीं। और आदत आपने बिगाड़ी है। आज आपके सामने पूरी सच्चाई है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। आपके सामने तो बड़े बड़े नेता झुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके भी नेता आपके सामने झुकते थे। और आज ऐसे नेता जिनका इतना अहंकार हो गया है कि आपके लिए 20 सालों से कुछ नहीं किया, आपके सामने आके कहते हैं आपको 10,000 रुपए भेज देंगे, वोट दे देना। आपके सामने आकर चुनाव के समय कहते हैं कि हम 50 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए आपको पकड़ा देंगे। बोल दीजिए इनको नहीं चाहिए, इनका घूस बोल दीजिए। और बहने 10,000 लेने तो ले लो, रख लो, उसका कुछ अच्छा कर लो अपने परिवार के लिए, लेकिन ये समझ लो कि वोट इस धरती के लिए, ये हमारी माता है, इस देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए डलना चाहिए।
जो विकास करेगा, जो काम करेगा, जो आपको सम्मान देगा, जो आपकी परिस्थितियों को समझेगा, उसको दो अपना वोट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसी गांव में गए हों तो बताइए। वहां मैं दूर दराज इलाकों में जाती हूं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके में मैं गई, एक दूर गांव था, बैठी चारपाई थी, एक महिला निकली, बुजुर्ग महिला थी, और उसने मुझे क्या कहा, बेटी तुम्हारी दादी जी आई थी, मैंने खीर खिलाया था। इंदिरा जी उस समय इतनी दूर गई थी, गांव के अंदर गई थी, खीर खाई थी किसी के घर में। कभी मोदी जी का सुना है? अमित शाह जी का सुना है? एक फोटो देखी मैंने, किसी के घर खाना खा रहे थे, मैं देख रही थी, थालियां बड़ी चमक रही हैं, अपनी थाली लाके अपना खाना लाके बैठ के खा रहे हैं। क्यों? आपके घरों से नहीं खाएंगे? क्यों? ये है नेता, इनकी असलियत ये है इनकी असलियत कि कुछ काम न करते हुए इतना अहंकार इनका बढ़ गया है कि ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी देश की जो पब्लिक है उसको बेवकूफ बना के वोट चोरी कर करके ये बार बार सत्ता में आएंगे। और इनको सिर्फ एक चीज दिखती है, अपनी सत्ता, और कुछ नहीं दिखता। आपकी भलाई नहीं दिखती, आपका संघर्ष नहीं दिखता, आप खून पसीना बहा रहे हो खेतों में, ये नहीं दिखता। मेरी बहनें कितना संघर्ष कर रही हैं, ये नहीं दिखता। सिर्फ अपना ही चेहरा दिखता है, अच्छी तरह चमकना चाहिए, टीवी पे छाना चाहिए, बड़े बड़े पोस्टरों पे आना चाहिए, और सबको ये बताएं कि हम कितने महान हैं, हमने इस देश को महान बनाया है। बस यही। तो देखिए, आपकी जो असलियत है ना, आपको जरूरत नहीं है कि कोई बड़े शहर से कोई नेता आए, चाहे वो कांग्रेस की मेरे जैसे हो, कि आपको बताए कि देखो ये तुम्हारी परिस्थिति है। मेरे से अच्छा आप जानते हो, बहनों आप जानते हो, भाइयों आप जानते हो किस तरह से जब आप सुबह उठते हो तो घबराहट होती है कि क्या पता आज कमा पाएंगे कि नहीं, बच्चे की फीस भर पाएंगे कि नहीं, किसी का इलाज कराना है कर पाएंगे कि नहीं। ये आप जानते हो, ये आप जानते हो। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपना ध्यान मत भटकाओ। हमारी पुरानी परंपरा रही है हिंदू धर्म की। आपको याद है अर्जुन की कहानी? याद है महाभारत में किस तरह से जब अर्जुन ने वो तीर मारी तो उसको और कुछ नहीं दिखा, उनको सिर्फ मछली की आंख दिखी और कुछ नहीं दिखा, इधर उधर उनका ध्यान नहीं गया। आपकी मछली की आंख जो है ना, वो आपका भविष्य है, आपका विकास है। उसी को देखो, उसी को देखो, ध्यान मत भटकाओ। ये सब बातें जो करते हैं फिजूल की, कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये फिजूल की बातें हैं। क्या किया है उसको देखो, असलियत को पहचानो, सच्चाई को पहचानो, और उस सच्चाई पर अपने वोट को आधारित करो। ये वोट जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आधी बिहार की जनता वोट डालने गई है। मैं जानती हूं कि महागठबंधन को ही देंगे। मैं इसलिए जानती हूं क्योंकि आज देखिए, यहां की जो जनता है ना, सबसे ज्यादा विवेक आप में है, सबसे ज्यादा राजनीतिक समझ मैं कहूंगी यूपी की जनता और बिहार की जनता में है। आज आप समझ गए हो, आपने सच्चाई देख ली है, आपने परख लिया है, मौका भी दिया, मौका दिया आपने। उस समय आपका विवेक था, उस समय आपने समझा ठीक है बदलाव लाते हैं, मौका देते हैं, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अब देख लिया ना, 20 साल गुजर गए ना, 20 साल मतलब एक नौजवान की उम्र गुजर गई। 20 साल गुजर गए, वहीं के वहीं हो। तरक्की हुई है आपकी? हुई है तरक्की? कोई बताए भाई किसी की तरक्की हुई है? नहीं हुई है। तो अब समझ लो, आप देखो तेलंगाना में, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या कर रही हैं?
अब मैं यहाँ पे मंच पे भाषण दे रही हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ अभी कि महागठबंधन आपके लिए क्या करना चाहता है। तो जब मैं बोल रही हूं तो आपको आकलन करना चाहिए कि कहीं ये भी ऐसे ही बोल के ना चली जाएं। पता करते हैं, हम सोचते हैं, पता करते हैं कि भाई जहां जहां इनकी सरकारें हैं ऐसे काम हो रहे हैं कि नहीं, खुद पता करो। राजस्थान में कोई रिश्तेदार है, कोई जान पहचान का है तो पता करो। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में था कि नहीं, पूछो। था। ऐसे लोग हैं जो उस समय हार्ट की जो बीमारी थी उसकी पूरी सर्जरी, कैंसर का पूरा इलाज, लिवर का पूरा इलाज किए, एक पैसा नहीं देना पड़ा। मैं मिली उन लोगों से, मुझसे बोला कई लोगों ने कि दीदी ये इतनी अच्छी स्कीम है, देश भर में होनी चाहिए, इससे इतनी सुविधा सहायता मिली है हमें। तो वही चीज बिहार में महागठबंधन करना चाहता है कि आपको 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिले। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां सिलेंडर का दाम घटाया गया है। उसी तरह हम चाहते हैं कि जब हमारी यहां सरकार आएगी आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। अब आप कहोगी कि ये बात तो हमने पहले भी सुनी है, आप कहोगी कि पिछले चुनाव में भी भाजपा वाले भी कह रहे थे, कुछ नहीं हुआ। तो मैं कह रही हूं कि तेलंगाना में पता करो, कर्नाटका में पता करो, क्या सिलेंडर के दाम कम हुए कि नहीं हुए? क्या महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? 2500 रुपए प्रति माह हम गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं, सीधे आपके खाते में, सीधे आपके खाते में। जो गरीब परिवार हैं उनके लिए 3 से 5 डेसिमल जमीन या एक मकान हम आपको देना चाहते हैं, और वो जो जमीन होगी वो भी जो महिला है परिवार में उसके नाम की जाएगी। विधवा पेंशन और वृद्धजन पेंशन 1500 रुपए करेंगे और हर साल उसको 200 रुपए बढ़ाएंगे। दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए करेंगे। इसके साथ साथ नौजवानों सुन लो, आज सबसे बड़ी तुम्हारी परेशानी 2 हैं, एक तो पेपर लीक वाली है और दूसरी रोजगार है कि नहीं? पेपर लीक के लिए हम एक जॉब कैलेंडर लाएंगे। उस जॉब कैलेंडर में जिस दिन पेपर होगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, जिस दिन नियुक्तियां निकलेंगी, जिस दिन नियुक्तियां होंगी, वो सब पहले से तय होगा। इसका मतलब है कि पहले से तय होगा। अगर कोई उसको बदलने की कोशिश करे, उसमें फेरबदल करे या बेईमानी करने की कोशिश करे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऊपर से जो एग्जाम की फी है वो रद्द की जाएगी, मतलब निशुल्क होगा आपका एग्जाम का फॉर्म, निशुल्क। आप परीक्षा केंद्र में जाओगे तो आने जाने के लिए जितना खर्चा पड़ेगा वो भी आपको मुफ्त होगा, आपको दिया जाएगा। ये जो 3 साल की डिग्री आज आप 6-7 सालों में कर पा रहे हैं, उसको हम 3 साल की डिग्री आप 3 साल में करोगे। ये चाहते हैं हम आपके लिए। एजुकेशन सिटी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर, मतलब बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनको हम बड़ी एक जगह में इकट्ठे हम कई ऐसे हम सिटी बनाएंगे, एजुकेशन सिटी, जिसमें आपको सुविधा होगी। 2000 एकड़ सरकार इसी चीज के लिए अलग से रखेगी, ताकि 2000 एकड़ आपकी शिक्षा के लिए, आपके रोजगार के लिए, ताकि वहां उद्योग बने, वहां विश्वविद्यालय बने, कॉलेज लगे। आज की सरकार क्या कर रही है? सैकड़ों एकड़ अडानी जी को दे रही है 1 रुपए के दाम में, 1 रुपए के दाम में। आप सोचो, अगर सरकार आपको दे देती कुछ एकड़ 1 रुपए के दाम में, तो क्या आप भी अपना भविष्य बना सकते थे? अडानी जी के पास तो वैसे भी हजारों करोड़ रुपए हैं, और एक सैकड़ों एकड़ जमीन लेके क्या करेंगे? समझ लीजिए,
आपके पैसों का क्या हो रहा है? आपके हाथों से निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस की एक एक सरकार एक काम करती है, आपके पैसे वापस आपकी जेब में डलवाती है। इसी तरह से नौजवानों, आपके लिए सरकारी नौकरियां जो आज खाली पड़ी हैं, जो सारे पद खाली पड़े हैं, वो भरे जाएंगे, आपको नौकरियां दी जाएंगी। जो गरीब से गरीब परिवार है, जिसमें ऐसे परिवार हैं जिसको एक भी रोजगार नहीं है, उनके लिए हम रोजगार, कम से कम एक रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे। और भी हैं, पढ़ के सुनाती हूँ। सरकारी जो कर्मचारी हैं वो सुन लें, आपका ओपीएस आपको मिलेगा, पुराना पेंशन आपको मिलेगा। संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा, मतलब आपको स्थायी नौकरी दिलवाई जाएगी। और मेरी बहनें, आप में से जो, अच्छा उस पर आप वापस आती हूँ, मैं पहले मैं नौकरियों का बता देती हूँ। हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार का बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि आप वहीं पे अपनी विधानसभा में ही आपको रोजगार मिल पाए। किसान भाइयों के लिए एमएसपी की गारंटी मिलेगी, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलेगा। मंडी की व्यवस्था बनेगी। मनरेगा में आपको 300 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे और काम के दिन 2 गुना कराएंगे हम। समझ गए? मनरेगा की जो स्कीम है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी, और जब शुरू की थी तो भाजपा ने विरोध किया था, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी भाषण देते थे कि इसमें पैसे व्यर्थ नहीं होने चाहिए। अब मजबूरी में वो स्कीम बंद नहीं कर पाए, लेकिन उस स्कीम को उन्होंने बढ़ाया नहीं है ठीक ढंग से। तो हम कह रहे हैं कि हम मनरेगा को बढ़ाएंगे, आपको 300 रुपए प्रतिदिन देंगे और काम के दिन 2 गुने करेंगे। आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी सरकार की तरफ से। पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और दलित आरक्षण 20% किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे आज जितना अत्याचार आप पर हो रहा है उसको रोकने का काम हो। आज अपराध अगर बढ़ा है तो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और दलितों पर और महिलाओं पर बढ़ा है, अल्पसंख्यकों पर बढ़ा है। 3 गुना हो चुका है। इसको रोकना है, और जो आपका प्रतिनिधित्व है वो आपको मिलना चाहिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने देश भर में यात्रा की, न्याय यात्रा कि आपको अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वो आपका संघर्ष है, आपका अधिकार है, और उस संघर्ष में हम आपके साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़े हैं। निजी शिक्षा संस्थानों में भी हम आपके लिए आरक्षण लागू करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए और भी बहुत स्कीमें हैं हमारी, हम उनको पूरा करके आपके लिए एक नया भविष्य बनाना चाहते हैं। आपकी बच्चियों के लिए हर अनुमंडल में हम महिला कॉलेज लगवाना चाहते हैं, ताकि उनको शिक्षा वहीं पे प्रदान हो और उनको दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़े शिक्षा के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएं, पैरों पे खड़ी हो पाएं। तो हम आपके सब संघर्षों को समझ रहे हैं, और हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं। जो लड़ाई महात्मा गांधी जी ने लड़ी, वही लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई।